हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीपीएससी पीजीटी बायोलॉजी क्वेश्चंस प्रिपरेशन सीरीज की पार्ट 4 की। इससे पहले मैं 3 पार्ट जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लेलिस्ट का लिंक, ताकि आप बाकी के पार्ट भी जो है देख पाए। ये सीरीज मेनली फोकस्ड की जा रही है पीजीटी बायोलॉजी के जो पेपर अभी होने वाला है उसके पेपर 1 किस तरह से होगा, जो हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स के बाद सब्जेक्टिव जो एमसीक्यू पेपर होगा उसके ऊपर ये फोकस्ड है। जो अभी जो हमारे पास सिलेबस आया है पीजीटी बायोलॉजी का, उसमें ऑलरेडी बताया गया है कि पेपर 2 में जैसे सब्जेक्ट का वो जो पूरा सिलेबस है उसको किस तरह से डिवाइड किया गया है, कौन कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, और उसके अलावा उसमें बीएड का पोर्शन भी डाला गया है। लेकिन ये सीरीज प्रॉपरली जो है बायोलॉजी वाले पोर्शन पे फोकस करती है और मैंने कोशिश की है उसी तरह के क्वेश्चंस डालने की जिस तरह से सिलेबस जो है वो डिसाइड किया गया है। मुझे ऐसे लगता है कि क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर वो ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्वियसली आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, तभी हम आइडिया लगा पाते हैं कि हमारी प्रिपरेशन किस तरह से हो रही है, और अगर हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उससे किस तरह के क्वेश्चंस पुट किए जा सकते हैं। इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है और इसका ये पार्ट जो है पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। जो भी स्टूडेंट पीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहा है वो ये वीडियो देख सकता है। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो होते हैं, एमसीक्यूज जो होते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, इन द कैप लॉक रीजन ऑफ द ग्रोइंग पोलन ट्यूब विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम अवेयरनेस। जो पोलन ट्यूब होती है, ग्रोइंग पोलन ट्यूब, उसके जो कैप रीजन होता है उसमें किसकी अबंडेंस जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। सो गोल्जी वेसिकल्स जो होता है दैट शोज द मैक्सिमम अबंडेंस इन द कैप रीजन। इवन केस ऑफ स्पर्म के केस में भी जो कैप रीजन होता है उसमें गोल्जी वेसिकल्स का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट इज, टू जनरेट सोमोक्लोनल वेरिएशन वन हैज टू यूज। सोमोक्लोनल वेरिएशन के लिए टिश्यू कल्चर से क्वेश्चन है। टिश्यू कल्चर का पार्ट भी जो है वो पीजीटी बायोलॉजी के सिलेबस में बताया गया है। सो टिश्यू कल्चर का क्वेश्चन है कि सोमोक्लोनल वेरिएशन के लिए क्या यूज़ करना पड़ता है। तो दिस इज टिश्यू कल्चर जो है जनरेट करने के लिए सोमोक्लोनल वेरिएशन के लिए टिश्यू कल्चर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्राइग्लिसराइड्स ट्रेवल थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं लिम्फेटिक वेसल्स में किस फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। सो दे ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का मेन डिटर्मिनेंट कौन रहता है। दैट इज पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होती है वो डिटरमाइन करती है मेन डिटर्मिनेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। जो भी ये सीरीज देख रहा है वो पहले जब क्वेश्चन आ रहा है तो उसके बाद आप उसको पॉज कर सकते हो और ट्राई कर सकते हो कि आंसर देने की, तभी आपको आइडिया लगेगा कि ये टॉपिक आपका क्लियर है या नहीं, और नहीं तो आपको कौन सा पार्ट जो है वो फोकस करना है और आप थ्योरी जो है दोबारा देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ टाइलोसिस। टाइलोसिस जो होते हैं हमारे जाइलम के अंदर बनते हैं, हमारी जो जाइलम पैरेन्काइमा होती है वो फॉर्म करती है। दिस इज टू डिफेंड अगेंस्ट पैथोजेंस। मेन काम जो होता है टाइलोसिस का पैथोजेंस को डिफेंड करना होता है। इस तरह से जो है ग्रोथ हो जाती है हमारी जाइलम पैरेन्काइमा की वेसल्स के अंदर, और वो जो होता है ब्लॉक कर देता है सारी चीज़ों को, उसके जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है उसको ब्लॉक कर देता है। सो दिस डिफेंड अगेंस्ट पैथोजेंस। नेक्स्ट इज, द टी वेव ऑफ ईसीजी कॉरस्पॉन्ड टू विच इवेंट। टी वेव जो होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की वो किसको बताती है कार्डियक साइकिल में। दैट शोज द रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। जो टी वेव होती है वो रीपोलराइजेशन को बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बायोट्रोफ्स आर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे जो है बायोट्रोफ्स से क्वेश्चन पूछा गया है कि So biotrophs जो होते हैं, these are the organisms that cause no significant harm to the host while deriving nutrients from it. Biotrophs mainly living जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर होस्ट जो होते हैं वो लिविंग होस्ट के ऊपर सर्वाइव करते हैं, वो उनको कोई हार्म कॉज नहीं करते हैं। So these are the biotrophs. Next is, which of the following blood cells developed into a macrophage in मैक्रोफेज में लूज कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा ब्लड सेल जो है वो डेवलप होता है। दैट इज मोनोसाइट। इनमें से जो है मोनोसाइट डेवलप होता है इनटू अ मैक्रोफेज इन लूज कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीएनए इज रॉन्ग। तो यहाँ पे डीएनए से रिलेटेड स्टेटमेंट दी गई है, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। डायमीटर ऑफ डीएनए इज कांस्टेंट, अमाउंट ऑफ डीएनए इज कांस्टेंट पर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेल ऑफ स्पीसीज, देयर आर 3 हाइड्रोजन बिटवीन। सो ये वाली स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, क्योंकि हमें पता है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और साइटोसिन और गवानिन के बीच में 3 होते हैं। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, हमसे रॉन्ग पूछी थी, सो सी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेफिनोज ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस पे रेफिनोज क्या इल्ड करता है? हाइड्रोलिसिस पे वो वही इल्ड करेगा जिससे रेफिनोज बना होता है। सो जो हमारा रेफिनोज है वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज तीनों से बना होता है। सो ये इल्ड भी वही तीनों चीजें करेगा। नेक्स्ट इज हाउस कीपिंग जीन दैट इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसक्राइब्ड इज ऑल्सो नोन एज। हाउस कीपिंग जीन जो कॉन्स्टेंटली ट्रांसक्राइब्ड होते रहते हैं दैट इज नोन एज कंस्टिट्यूटिव जीन्स, उनको हम क्या कहते हैं? कंस्टिट्यूटिव जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एप्पल कैप इज कॉज्ड बाय। एप्पल कैप जो है ये हमारे पास फंगल डिजीज होती है। फंगल डिजीज है, कौन कॉज करता है इसको? इसको कॉज करता है वेंचुरिया एनिकुलिस। वेंचुरिया एनिकुलिस जो बिलोंग करता है एस्कोमाइसिटीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिम्टम्स ऑफ फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर। एप्पल एंड पियर में फायर ब्लाइट होती है और उसका सिम्टम क्या होते हैं? सो दीज उसके जो सिम्टम होते हैं दीज आर सीन ऑन, कौन से पार्ट पे जो होते हैं? सीन होते हैं। सो लीव्स एंड बड्स, ट्विग्स, बार्क्स ऑफ मैच्योर ट्री, फ्रूट ओनली। सो ये पूछा गया है कि कहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो फायर ब्लाइट जो होती है वो पूरे के पूरे ट्रीज पे देखने को मिलती है। ऐसा नहीं होता लीव्स में मिलेगी, बड्स में मिलेगी, ट्विग्स, बार्क या फ्रूट में मिलेगी। ऑल पार्ट्स ऑफ द ट्री, ट्री के सारे पार्ट्स पे जो है वो फायर ब्लाइट देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए। थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीक्वेंसिंग सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल को सीक्वेंस करते हैं, दैट इज थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉडेक्स मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट। वॉडेक्स मिक्सचर जो होता है वो फंजीसाइड्स होता है और दैट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस लाइम हमारा उसके अंदर होता है। सो दैट इज मेनली हमसे पूछा गया वॉडेक्स मिक्सचर जो है किससे बना होता है? लाइम का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेटमेंट था उसमें लाइम एंड सल्फर दिया गया था, लेकिन थर्ड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया गया था। कॉपर सल्फेट और लाइम तो होता है, लेकिन लाइम को हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इज इफ इन अ ह्यूमन बीइंग mature neuron at G0 stage of the cell contain X amount of the DNA, then mature spermatozoa will contain DNA। तो यहाँ पे बोला गया है मैच्योर जो हमारे पास न्यूरॉन है वो G0 स्टेज पे X अमाउंट ऑफ DNA कंटेन कर रहा है। अमाउंट ऑफ DNA बोला गया है। तो जो मैच्योर स्पर्मेटोजोआ होगा, स्पर्मेटोजोआ क्या होगा हमारे पास? ये हमारे पास डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बोली गई है मैच्योर न्यूरॉन की। मैच्योर स्पर्मेटोजोआ क्या होगा? एप्लाइड स्ट्रक्चर होगी। तो हमसे पूछा गया है कि वहां पे डीएनए क्या होगा। अब डीएनए के जब हम फेज पढ़ते हैं तो मैं बोल रही हूँ सेल साइकिल के जब हम फेज पढ़ते हैं सो दैट इज G0, G1, S, G2 एंड देन हमारे पास जो होती है माइटोसिस या फिर मियोसिस जो है वो टेक प्लेस करेगी। इस केस में ऑब्वियसली मियोसिस, क्योंकि डिप्लॉइड से एप्लॉइड स्ट्रक्चर बन रही है और स्पर्मेटोजोआ जो है 4 बनते हैं। तो जो हमारा एस फेज होता है इसमें जो होती है वो डीएनए की सिंथेसिस होती है। इसमें हमारे पास क्या होती है? डीएनए की सिंथेसिस होती है। जब हमारे पास सेल G1 से मूव करता है, मान लो G1 फेज में डिप्लॉयड है और अमाउंट जो है वो 2C है। 2C इज अमाउंट ऑफ डीएनए। तो जो नेक्स्ट जब S में पहुंचेगा तो S में जो है अमाउंट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर तो डिप्लॉयड रहेगी, लेकिन अमाउंट जो होगा वो हमारे पास 4C हो जाएगा। अब आती है बात हमारे पास माइटोसिस और मियोसिस की। माइटोसिस एंड मियोसिस की हम जो है यहाँ पे बात करते हैं। तो इन केस ऑफ माइटोसिस अब हमारे पास कितने सेल बनेंगे? एक से कितने बनेंगे? 2। स्ट्रक्चर सेम रहेगी क्योंकि माइटोसिस के अंदर हैप्लॉइड नहीं बनते हैं और अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो डिवाइड हो जाएगा 2 सेल के अंदर। लेकिन अब बात हो रही है मियोसिस की। मियोसिस के केस में मियोसिस बन के एंड में क्या होगा? ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगी, एन बन जाएगा उस टाइम पे, और ये जो डीएनए है ये भी 2C हो जाएगा 2 के अंदर।
और जब नेक्स्ट उस जनरेशन में फिर से ये डिवाइड करके एन बन जाएगा, फिर 2C अमाउंट अगेन डिवाइड हो जाएगा और ये बन जाएगा 1C। दैट इज द थिंग। तो यहाँ पे देखो G1 में डिप्लॉयड सेल में कितना था, 2C था, लास्ट में कितना बचा, 1C। डबल हुआ लेकिन उसके बाद वो डिवाइड होके इस तरह से पूरे सेल्स में डिवाइड हो गया। तो ये हमारे पास 4 जो है हमारे डॉटर सेल्स बने आफ्टर मियोसिस। ठीक है, तो अब हमसे पूछा गया है कि अगर यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए x है तो अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए कितना होगा, 2C का 1C हो गया था, x का कितना हो जाएगा, हाफ। x का हाफ 1x है ना, मतलब है 1 का हाफ कितना हो जाएगा, 0.5x। तो इसका मतलब हुआ कि मैच्योर स्पर्मेटोजोआ के पास कितना होगा, 0.5x। तो ये जो है इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग्स ह्यूमन बीइंग्स हैव मिनिमल राइट। इनमें से कौन से में ह्यूमन बीइंग की मिनिमल राइट होता है। मिनिमल राइट जो होता है वो नेशनल पार्क्स में होता है। हमेशा हमें कंफ्यूजन होती है, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होगी, लेकिन नेशनल पार्क जो होते हैं उनमें मिनिमम जो होता है वो राइट होता है, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व में जोन डिवाइड होते हैं, बफर जोन होता है, कोर जोन होता है, ट्रांजिशन जोन होता है, और उस तरह से जो है ह्यूमन राइट्स अलाउ होते हैं कुछ एरिया में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में वो कम्प्लीटली एनिमल्स के लिए होता है, इसलिए इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन ह्यूमंस के लिए नहीं होती है। नेशनल पार्क्स में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं फॉर द ह्यूमन, और ह्यूमन के लिए मिनिमल राइट्स होते हैं। नेक्स्ट इज अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन results from addition or deletion of a base pair in the nucleotide sequence। ऑब्वियसली फ्रेम शिफ्ट, पूरी की फ्रेम शिफ्ट हो गई, लाइक हमारे पास कोई सीक्वेंस इस तरह से AATT CCG इस तरह से है, तो ये बोल रहे हैं कि फ्रेम शिफ्ट कैसे होगा। तो अगर इसकी एडिशन हो गई या इसकी डिलीशन हो गई, इसमें से ये ए रिमूव हो गया, तब जो है हमारा पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है। नेक्स्ट इज APG4 क्लासिफिकेशन का ये टाइप है हमारे पास, APG4 दैट गिव्स एन अपडेट और क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म एट द लेवल ऑफ, कौन से लेवल पे जो है APG4 जो है वो हम स्टडी करते हैं। तो APG4 क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो एंजियोस्पर्म को क्लासीफाई करता है एट द लेवल ऑफ फैमिलीज एंड ऑर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन इंडिया एंड इज नॉट अ रूटेड एक्वेटिक फर्न। इनमें से कौन सा कॉमन है इंडिया में और रूटेड एक्वेटिक फर्न नहीं है। नॉट पूछा गया है हमसे, सो जिसके अंदर रूट नहीं होगी वही इसका आंसर होगा। सेल्विनिया जो होता है रूटलेस टेरिडोफाइट हम इसको कहते हैं, तो दिस इज रूटलेस। देन वेयर डू यू एक्सपेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पैसेज सेल। पैसेज सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो अगर हम बात करते हैं, जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट की, सो एपोप्लास्ट जो ट्रांसपोर्ट है वो एंडोडर्मल रीजन के ऊपर स्टॉप हो जाता है, एंडोडर्मल रीजन में जो है स्टॉप हो जाता है। सो दिस इज द आंसर। पैसेज सेल्स भी जो एंडोडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे स्टॉप होते हैं वहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, लेकिन पैसेज सेल्स भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ से जो है वाटर मूव कर सकता है, उन्हीं को हम कहते हैं पैसेज सेल्स। ये प्रेजेंट होते हैं एंडोडर्मल सेल्स ऑफ रूट में। नेक्स्ट इज वेयर द सॉल्वेंट मूव्स थ्रू फिक्स्ड एंड चार्ज पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ पे बोला गया सॉल्वेंट की मूवमेंट। सॉल्वेंट की मूवमेंट के लिए हम हमेशा पढ़ते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में सो दैट इज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इज हिट्रोस्टाइली। हिट्रोस्टाइली का मतलब हुआ कि जो स्टाइल रीजन है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी जैसे हम पढ़ते हैं, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी। गाइनोशियम के केस में दिस इज हमारे पास पिस्टल और कार्पल इसको कहते हैं। हिट्रोस्टाइली मतलब कि स्टाइल का जो हमारे पास लेंथ है वो अलग अलग होगी, इस तरह से हमारे पास स्टाइल की लेंथ जो है वो अलग अलग होगी, और ओवरी हमारी ऐसे प्रेजेंट होगी। हिट्रोस्टाइली किस चीज के लिए हो सकती है, तो ये अडेप्टेशन है, लेकिन किस चीज के लिए, सो दिस इज द हिट्रोस्टाइली अडेप्टेशन है, दैट इज टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो साइज के स्टाइल होंगे, जैसे हम बात करते हैं एंथर एंड फिलामेंट की, तो एंथर और फिलामेंट की जो लेंथ होगी वो अलग होगी, और हमारा जो ओवरी स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी होगा वो अलग लेंथ पे होगा। तो ये एंथर जो है यहाँ पे जो पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा, तो इसी सेल्फ पॉलिनेशन को
ये एक ही फ्लावर में अगर प्रेजेंट है, इसी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए इनका अलग अलग जो है लेंथ रहती है, ताकि यहाँ पे जो है पॉलिनेशन ना हो पाए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ट्रैकियोफाइटा डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द ह्यूज कोल डिपॉजिट फॉर्म्ड इन द कार्बोनिफेरस पीरियड। सो कार्बोनिफेरस पीरियड में हमारे पास डाइकोट थे ही नहीं, सो यहाँ पे आंसर डाइकोट होना चाहिए। बाकी ऑस्ट्रोल, कॉनिफर्स और लाइकोपोड कोल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व थे। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर आर्कीबैक्टीरिया। दो तरह के बैक्टीरिया हम पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं यू बैक्टीरिया और दूसरा हम पढ़ते हैं आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं हमारे प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, और ये डिवाइडेड होते हैं 3 टाइप्स में। 3 टाइप्स आर मिथेनोजेंस, देन मिथेनोजेंस के अलावा आते हैं हेलोफाइल्स, एंड देन हमारे पास आता है थर्मोएसिडोफाइल्स। तो ये हमारे होते हैं आर्कीबैक्टीरिया। हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा जो है वो आर्कीबैक्टीरिया है, तो इनमें से मिथेनोजेंस आर्कीबैक्टीरिया है, बाकी ये सारे जो है वो यू बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज द मास ऑफ स्ट्रीमिंग प्रोटोप्लाज्म इन स्लाइम मोड्स हैविंग डिप्लॉयड न्यूक्लियस। स्लाइम मोड्स के बारे में बात हो रही है, जिसके पास डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है। मास ऑफ स्ट्रीमिंग प्रोटोप्लाज्म, इस तरह से हमारा प्रोटोप्लाज्म होगा और उनके अंदर डिप्लॉयड जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स फंक्शन विद ऑप्टिमम एफिशिएंसी एट लो पीएच के ऊपर जो एंजाइम काम करता है वो हमारा पेप्सिन होता है। नेक्स्ट इज ट्राइफिन एंड पोलन किट सब्सटेंसेस आर सिंथेसाइज्ड बाय। पोलन किट और ट्राइफिन के सब्सटेंस जो होते हैं वो कौन सिंथेसाइज्ड करता है, तो दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय प्लास्टिड्स इन टेपिडल सेल्स। जो टेपिटम सेल्स होते हैं, एंथर की जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वहाँ पे टेपिटम सेल्स होते हैं जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं पोलन ग्रेन को, तो उनके जो प्लास्टिड्स होते हैं वो हेल्प करते हैं सिंथेसाइज करने में पोलन किट और ट्राइफिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैच्योर फंक्शनल सीव एलिमेंट पोजेसेस। यहाँ पे बोला गया मैच्योर और फंक्शनल सीव ट्यूब एलिमेंट में जो है वो क्या प्रेजेंट होगा। सो मेन जो चीज होती है सीव एलिमेंट्स में हमारा कौन सी चीज़ एब्सेंट होती है, उसके थ्रू ही हम जो है वो आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ जो है प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस जो होता है वो पर्टिकुलरली एब्सेंट रहेगा इन केस ऑफ सीव एलिमेंट। सो यहाँ पे न्यूक्लियस जहाँ जहाँ है वो ऑप्शन डिलीट हो जाएगा, एंड देन उसके बाद हमारे पास जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स भी इस केस में प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो इसका आंसर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोप्लास्टिड्स एंड स्लाइम जो है वो सीव एलिमेंट में प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फ्रॉम क्रोमोसोम मैपिंग। क्रोमोसोम मैपिंग के लिए कौन सा जो स्टेटमेंट है वो राइट नहीं है, तो जो स्टेटमेंट राइट नहीं है इन ऑप्शंस में से दैट इज C1, जीन्स लोकेटेड फार्दर अपार्ट इन अ क्रोमोसोम अंडरगो लीस्ट क्रॉसिंग अपेयर कंपेयर टू जीन्स लोकेटेड नियर बाय। ये बोल रहे हैं कि जो जीन्स फार्दर अपार्ट होंगे एक दूसरे से वो लीस्ट क्रॉसिंग ओवर करेंगे एज कम्पेयर टू जीन्स लोकेटेड नियर बाय। जो जीन्स नियर बाय होते हैं वो लिंक्ड जीन कहलाते हैं, और लिंक्ड जीन जो है कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं शो करते हैं, और जो दूर होते हैं वही जो जीन्स है वो हमारे क्रॉसिंग ओवर शो कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट होगी इस कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ मशरूम। मशरूम का जो पार्ट दैट इज सीन अबव द ग्राउंड। इस तरह से हमारी मशरूम की स्ट्रक्चर रहती है जब वो मशरूम पढ़ते हैं, तो मशरूम की स्ट्रक्चर में ये जो पार्ट अबव द ग्राउंड हमें दिखता है इस तरह से, उसको क्या कहते हैं। पहली बात, जो मशरूम है वो बिलोंग करती है हमारी बेसिडियोमाइसिटीज को, और जो फ्रूटिंग बॉडी है वही अपीयर होती है, इसलिए ये जो अपर वाला पार्ट होता है ये जो है बेसिडियोकार्प है, फ्रूटिंग बॉडी ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। तो इसका आंसर होगा बेसिडियोकार्प। नेक्स्ट इज निपेंथिस एंड ड्रोसेरा कैप्चर इंसेक्ट। ये क्या है, निपेंथिस एंड ड्रोसेरा प्लांट है जो हमारे इंसेक्ट को कैच करते हैं। These कैप्चर इंसेक्ट्स टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ। कौन सी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए इंसेक्ट्स को जो है कंज्यूम करते हैं। दीज आर निपेंथिस को हम पिचर प्लांट भी कहते हैं। सो कौन सी कंडीशन को मीट करने के लिए ऐसा करते हैं, सो दीज आर फॉर द प्रोटीन ऑब्टेन्ड करते हैं ये इंसेक्ट से। नेक्स्ट है जिंक इज एसेंशियल फॉर। इनमें से जिंक किस चीज के लिए एसेंशियल रहेगा, तो जो हमारा इंडोल 3 एसिटिक एसिड है दैट इज ऑक्सीन, और ऑक्सीन की फॉर्मेशन में जिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिंक जो है एसेंशियल रहेगा इंडोल 3 एसिटिक एसिड की बायोसिंथेसिस में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बीन एम्प्लीकेटेड इन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में इनमें से कौन सी चीज
नहीं होगी। तो जो चीज़ नहीं होगी दैट इज़ मिनरल साल्ट्स ब्रॉट अप बाय, ये था ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम। ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम का इतना बड़ा रोल नहीं होता है ओपनिंग में, मेनली जो था स्टार्च का रोल होता है, ऑर्गेनिक एसिड का होता है, आयंस का भी रहता है, लेकिन मिनरल साल्ट्स का नहीं होता है। सो ए आंसर इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज नो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C4 प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होती है, दैट इज राइट थिंग। देन हमारे पास फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट जो होता है 3 कार्बन नहीं 4 कार्बन कंपाउंड बनता है, इसलिए इसका नाम C4 है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। सो यही जो है हमारा आंसर होगा, सेकंड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है चीफ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन प्लांट है। चीफ सोर्स जो होता है ऑक्सीजन का वो सूटापेक्स रहता है, एपिकल रीजन में जो होता है ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसलिए चीफ सोर्स जो है ऑक्सीजन का सूटापेक्स रहेगा। नेक्स्ट इज एंजाइम्स आर फॉर्म्स ऑफ एन एंजाइम दैट हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बट कैटेलाइज द सेम रिएक्शन। जिनके पास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, सेम रिएक्शन वो कैटेलाइज करे, उनको हम आइसो एंजाइम्स कहेंगे, क्योंकि इनका काम एक है बट उनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट है। Next is in which of the following types the embryo sac has 16 nuclei with the 3-celled egg apparatus and 2 polar nuclei। तो जब हम पढ़ते हैं हमारे पास एम्ब्रियो सैक होते हैं मोनोस्पोरिक, डायस्पोरिक, बाइस्पोरिक भी बोलते हैं और टेट्रास्पोरिक। यहाँ पे पूछा गया है कि 16 न्यूक्लियाई होना चाहिए एंड विद 3-celled एग अपैरेटस। जो हमारा एग अपैरेटस होगा वो 3-celled होगा एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई, और जिसके अंदर जो है पोलर न्यूक्लियाई जो है वो 2 होंगी। सो ये कंडीशन होती है हमारी ड्रूसा के अंदर, टेट्रास्पोरिक कंडीशंस के अंदर ये होती है, और ड्रूसा में जो है इस तरह की कंडीशन होती है 16 न्यूक्लियाई विद 3-celled एग अपैरेटस, यानी कि जो एग अपैरेटस है उसके अंदर 3 सेल होंगे इस तरह से। जो हमारी एग अपैरेटस हम किसको कहेंगे, सिनर्जिड सेल जहाँ पे प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट इज अ ट्री हैज लार्ज red cup-shaped odorless flowers having plenty of nectar, sticky pollen and with stamens and pistils projecting beyond the perianth. It is likely to be pollinated. Pollination का क्वेश्चन है, हमारे पास जो है फ्लावर्स का शेप और सारी चीजें दी हुई है, किस तरह का फ्लावर है, अब हमें बताना कि कौन उसको पॉलिनेट कर पाएगा। तो यहाँ पे देखो कप शेप्ड है, ओडोरलेस, ओडोरलेस कंडीशन जब भी आएगी उसको पॉलिनेट वर्ड ही करेगा, क्योंकि वर्ड जो होता है ओडोर नहीं ले पाता है, ओडोरलेस फ्लावर्स को ही वो जो है वो पॉलिनेट करता है। और वैसे भी ये रेड शेप है, लार्ज रेड शेप इसको बोला गया है, सो वर्ड जो है इसको पॉलिनेट करेंगे। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द रोडोफाइटा लीव्स इन, जो रेड एल्गी होती है वो कहाँ पे लीव करती है, मोस्ट ऑफ द दैट लीव्स इन द वार्म कोस्टल वाटर्स ऑफ ओशन। तो मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी जो होती है वार्म कोस्टल रीजन में अक्कर करती है ओशन के। नेक्स्ट इज फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव हेलियोफाइट पूछा है। पहले फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट दो टर्म होती है। फैकल्टेटिव का मतलब है फॉल्स, कि वो ट्रू नहीं है। ऑब्लिगेट का मतलब है कि उसको कंपल्शन है, नेसेसरी है। हेलियोफाइट जो होते हैं वो जो सनलाइट में सर्वाइव करते हैं उनको हम कहते हैं हेलियोफाइट। स्टियोफाइट होते हैं जो शेड लविंग होते हैं। स्टियोफाइट मतलब जो शेड लविंग होते हैं। हमें बोला गया फैकल्टेटिव हेलियोफाइट कि ये झूठा हेलियोफाइट है, यानी सनलाइट को ये झूठा प्यार करते हैं। इसका मतलब है कि ग्रो कर जाएंगे लेकिन बेस्ट ग्रो करते हैं शेड में, क्योंकि झूठे हेलियोफाइट है और ये शेड यानी सियोफाइट, ओरिजिनली ये सियोफाइट है लेकिन एज द हेलियोफाइट एक्ट करते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास होगा ग्रोज बेस्ट इन शेड बट कैन ग्रो वेल इन ब्राइट सनलाइट, क्योंकि ये शेड लविंग प्लांट है, झूठे हेलियोफाइट है, इसलिए ये ग्रो कर जाएंगे सनलाइट में भी बट एक्चुअल में वो जो है शेड लविंग है। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन बनता है। अगर यहाँ पे ऑब्लिगेट होता तो ऑब्लिगेट का मतलब होता कि वो सन में बेस्ट ग्रो कर रहे हैं, ऑब्लिगेट हेलियोफाइट है और वो सन में ही ग्रो करेंगे, उनको नेसेसरी कंडीशन है। तो इस तरह से टर्म के अकॉर्डिंग हम जो इनको आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन मॉसिस एंड फॉर्न्स द आर्किगोनिया आर एबल टू रिसीव द स्पर्म। मॉसिस ऑफ फॉर्न्स में जो है मेनली दैट इज ड्यू टू केमिकल सिक्रेशन। मॉसिस ऑफ फॉर्न्स दोनों में जो है शुगर और पोटाशियम आयन इस तरह से प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं की वजह से जो है वो आर्किगोनिया जो है रिसीव कर पाता है स्पर्म को। नेक्स्ट इज पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस हम किसको कहते हैं, पीडोजेनेसिस टर्म होती है दैट इज रिलेटेड टू
सॉइल से रिलेटेड टर्म रहती है। तो प्रोसेस ऑफ सॉइल डेवलपमेंट को हम कहते हैं पीडोजेनेसिस। जेनेसिस हमेशा जनरेट करने से रिलेटेड होता है, जनरेट, सॉइल को जनरेट करना, प्रोसेस ऑफ सॉइल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द माइग्रेशन ऑफ अ प्रोटीन ऑन एन एसटीएस पॉलीएक्रिलामाइड जेल। टेक्निक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारा। तो ये बोला गया है कि माइग्रेशन ऑफ प्रोटीन ऑन एन एसटीएस पॉलीएक्रिलामाइड जेल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लॉग ऑफ, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा इन केस ऑफ एसडीएस पॉलीएक्रिलामाइड जेल। Next question is, after a high protein meal, most of the nitrogen in amino acid that is targeted for the synthesis of urea biosynthesis is transferred by transamination. Transamination के through that is transferred to the alpha ketoglutarate. तो जब हमारा अमोनिया बन जाता है उसके बाद जो होती है उसकी ट्रांसएमिनेशन होती है और अमोनिया की यानी फिक्सेशन होती है, एक तरह से हम बोल सकते हैं अमोनिया की फिक्सेशन। तो उस केस में ये जो है यूरिया जो होता है हमारा बायोसिंथेसिस इज ट्रांसफर्ड बाय अल्फा कीटोग्लूटारेट के थ्रू ट्रांसफर्ड होता है। नेक्स्ट इज एज ऑफ पिरामिड विद हायर ब्रॉड बेस। हायर ब्रॉड बेस है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा होगा, तो ये हमारे पास हमेशा जो होते हैं प्री रिप्रोडक्टिव रहते हैं एज के मामले में, और ये रिप्रोडक्टिव यानी कि ये यंगर जनरेशन है, ये मिडल एज है, और ये जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी कि ओल्ड एज है। तो हायर परसेंटेज होती है हमारे पास यंग इंडिविजुअल की। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड इंजीनियर प्लाज्मिड बैक्टीरिया जो होता है PBr 3-2 मोस्ट कॉमन है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज अरेस्टेड एट G0 फेज। G0 फेज सेल पे कौन से सेल जो अरेस्टेड हो जाते हैं, मैच्योर नर्व सेल जो है वो अरेस्ट हो जाते हैं G0 फेज के ऊपर। नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर इज हाईएस्ट इनमें से किस केस में ब्लड प्रेशर जो है हाईएस्ट रहेगा, सिस्टमिक आर्टरी में जो होता है वो ब्लड प्रेशर जो है हमारा हाईएस्ट रहता है कंपेरेटिव टू अदर ऑप्शंस। नेक्स्ट इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फ वेसल्स कॉज। लिम्फ वेसल्स में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई दैट विल कॉज द एडिमा, तो डिजीज को हम एडिमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स एज बायोकार्बोनेट। HCO3 नेगेटिव फॉर्म में जो है इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है मेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज। इनमें से बताना है बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है, लेप्रोसी, चिकनपॉक्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा। इनमें से लेप्रोसी जो है वो हमारा बैक्टीरियल डिजीज है, पोलियो, इन्फ्लुएंजा और चिकनपॉक्स जो है हमारे वायरल डिजीज है। नेक्स्ट इज विच फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस इज कॉन्ट्रैक्टेड सेक्सुअली। सेक्सुअली जो है ट्रांसपोर्ट होता है कौन सा हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी जो होता है वो सेक्सुअली हमारा ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स इंडिकेट। जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है वो प्लीज इसको पॉज करके करें, तभी आपको आइडिया लगेगा कि इसका आंसर जो है उनके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, क्योंकि इस तरह से आप आंसर देख लोगे तब कोई फायदा नहीं होगा किसी भी सीरीज को, जो भी MCQ बेस्ड सीरीज होती है उसको करने का। अब पॉज करो, ट्राई करो आंसर को क्वेश्चन सॉल्व करने की, फिर उसके बाद जो है उसको देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स इंडिकेट रिसोर्स की लिमिटेशन। कौन सा पैटर्न शो करता है, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो लॉजिस्टिक ग्रोथ जो होती है वो हमें बताती है कि कैरिंग कैपेसिटी जो है वो हमारी लिमिटेड रिसोर्स को शो करती है। दूसरी हमारे पास ग्रोथ होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में किसी भी तरह की जो रिसोर्स लिमिटेशन नहीं होती है, तो दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ लॉजिस्टिक में जो होती है रिसोर्स की लिमिटेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोहेक्सिमाइड इनिबिट्स दैट इनिबिट। साइक्लोहेक्सिमाइड जो है किसको इनिबिट कर देगा, किसको स्टॉप कर देगा, तो ट्रांसलेशन को, प्रोटीन की सिंथेसिस को जो है ये जो है हमारा इनिबिट कर देगा। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन मींस कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू, किसको कन्वर्ट करता है ये, दैट इज कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया, मेनली टू अमोनिया इसका होगा, मींस कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया इसका जो है वो आंसर होना चाहिए, न्यूक्लिक एसिड्स नहीं। Next is a group of potentially inbreeding individuals present in a location is referred to as inbreeding individual। जो एक ही लोकेशन के अंदर प्रेजेंट है, इनब्रीडिंग कौन से होते हैं, दैट इज पॉपुलेशन हम उनको कहेंगे। फिर दो डिफरेंट पॉपुलेशन कम्युनिटी बनाएगी, बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके एक पॉपुलेशन बनाएंगे, दिस इज पॉपुलेशन। बहुत सारी पॉपुलेशन मिलके जो है, डिफरेंट पॉपुलेशन मिलके जो है वो हमारी कम्युनिटी बनाएगी। इस तरह से जो है हमारा सिस्टम जो है इकोसिस्टम काम करता है। सो दिस इज पॉपुलेशन, हम उनको बोलेंगे इनब्रीडिंग इंडिविजुअल को। सोडियम पोटाशियम पंप क्या ट्रांसपोर्ट करता है, दिस ट्रांसपोर्ट सोडियम आउट ऑफ द न्यूरॉन एंड पोटाशियम इनटू द न्यूरॉन। सोडियम को बाहर भेज देगा और पोटाशियम को जो है इनसाइड कर देगा इन द न्यूरॉन। नेक्स्ट इज द हॉट स्पॉट कॉन्सेप्ट हैज बीन प्रपोज्ड बाय हॉट
स्पॉट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, दैट इज गिवन बाय नॉर्मन मेयर्स ने हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स मूव्स रेडली ट्रांसवर्स द सेल मेम्ब्रेन। इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो रेडली ट्रांसवर्स कर देता है टू द सेल मेम्ब्रेन, सो दैट इज स्टीरॉइड हार्मोन। इनमें इन ऑप्शंस में से स्टीरॉइड हार्मोन जो होता है रेडली ट्रांसफर्स करता है सेल मेम्ब्रेन को। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल्स दैट कैन नॉट बाइंड एंटीजन, जो मॉलिक्यूल बाइंड नहीं कर पाता है एंटीजन से, इम्यूनोग्लोबुलिन का कौन सा ऐसा पार्ट, यानी कि एंटीबॉडी का कौन सा पार्ट जो है वो बाइंड नहीं कर पाता है, नॉट बाइंड, तो जो एफसी रीजन है वो बाइंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमनियोटिक एग फर्स्ट एवॉल्व्ड इन। एमनियोटिक एग अमोनिया कंटेनिंग एग वो कौन से ग्रुप में इवॉल्व हुए थे पहले, रेप्टिलिया में जो है वो सबसे पहले इवॉल्व हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड। ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड के केस में इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज क्या चीज और चेंज होता है, दैट इज ब्लड वॉल्यूम टेंड्स टू इंक्रीज। ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी तो ब्लड वॉल्यूम भी जो है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं पॉल्यूटेंट को डिग्रेड करने के लिए, उसको हम कहेंगे बायो रेमेडिएशन। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करना। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में काम करती है। इसका क्या मतलब है, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी बाय केमियोस्मोसिस। ईटीसी को केमियोस्मोसिस भी बोलते हैं, इसके थ्रू प्रोडक्शन होगी तो दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। दूसरा जो एक और इनके अलावा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अलावा हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मेनली जो होती है ग्लाइकोलाइसिस में होती है, क्योंकि सबस्ट्रेट लेवल का मतलब है कि सिर्फ सबस्ट्रेट अटैच होके वहाँ पे जो है फॉस्फोराइलेशन होगी। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है कि एटीपी की फॉर्मेशन होगी, एडीपी से एटीपी की फॉर्मेशन, तो उसको हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। जब एक ही रिएक्शन पे एक ही स्टेप पे एटीपी की फॉर्मेशन हो जाती है। ऑक्सीडेटिव का मतलब है कंपाउंड की ऑक्सीडेशन के बाद हमारे पास, जैसे कि हम NADH और हमारे पास FeDH2 होता है, उसकी ऑक्सीडेशन के बाद जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं उनसे बाद में जो है एटीपी की फॉर्मेशन होती है, दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तीसरा जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस में काम करती है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब है लाइट की प्रेजेंस में एटीपी की फॉर्मेशन। तो ये हमारे पास लाइट की प्रेजेंस में होती है, ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है और ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। फॉस्फोराइलेशन मीन्स एटीपी की फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिवेटेड बाय फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन किसको एक्टिवेट करता है, नाइट्रोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज को जो है ये एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेस अफेक्टेड बाय ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग किसको लेस अफेक्ट करती है, तो लेस अफेक्टिव जो रहता है वो इक्वेटोरियल रीजन रहता है फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि जैसे कि हम ग्लोबल वार्मिंग से पढ़ते हैं हमारे पास जो है होल हो रहा है, ओजोन का होल हो रहा है, तो वो कौन से रीजन में हो रहा है, हमारे नॉर्थ पोल वाले रीजन में, नॉर्थ एंड अभी जो है साउथ पोल वाले रीजन में भी हो रहा है, नॉर्थ एंड साउथ पोल दोनों रीजन में जो हमारा ये होल वाली कंडीशन अराइज हो रही है। तो इक्वेटोरियल रीजन में जो होती है लेस अफेक्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग का। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द पिट्यूटरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पिट्यूटरी से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, सो सी स्टेटमेंट जो है न्यूरो हाइपोफिसिस कलेक्ट्स एंड स्टोर्स वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन, ये स्टेटमेंट जो है पिट्यूटरी के लिए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SBR ग्रीन इज यूजफुल इन रियल टाइम PCR। SBR ग्रीन जो होती है वो एक तरह से स्ट्रेन है जो फ्लोरेसेस करती है, जब डबल स्ट्रैंडेड DNA के साथ ही बाइंड कर जाएगी तो वो जो है फ्लोरेसेस मतलब कि लाइट जैसी शो करना स्टार्ट कर देगी, तो इसलिए यूजफुल होती है PCR में। नेक्स्ट इज काला आजार। काला आजार कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, लिस्मेनिया डोनोवानी जो है वो कॉज करता है काला आजार। नेक्स्ट इज द सिंथेसिस ऑफ DNA ऑन RNA टेम्पलेट। तो यहाँ पे आप जो भी DNA RNA वाले क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखना। सिंथेसिस ऑफ DNA, किसकी सिंथेसिस हो रही है, DNA की सिंथेसिस। कहाँ से सिंथेसिस होती है, RNA से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, जब हम ट्रांसक्रिप्शन हम पढ़ते हैं, ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, सिंथेसिस ऑफ RNA फ्रॉम DNA। DNA क्या बनाता है, RNA बनाता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है सिंथेसिस ऑफ DNA
ऑन आरएनए। सो दिस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये है, और ये मेनली एचआईवी जैसे वायरसेस में जो होती है, जहाँ पे आरएनए एज द न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, वहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। So these are the questions for today पार्ट 4 ये HPPSC PGT की प्रिपरेशन सीरीज का है। होप ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, कौन से टॉपिक पे आपने फोकस जो है वो कम किया है, क्योंकि मैंने कोशिश की है उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन लाने की जो ऑलरेडी जो है PGT बायोलॉजी के सिलेबस में जो है वो डिसाइड किए गए हैं। सो अगर आप इसको पॉज करके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको दोबारा जो है वो पढ़ सकते हैं। आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से कॉन्सेप्ट पे मुझे जो है वो दोबारा काम करने की ज़रूरत है। होप सो ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। तब तक आप मैं जो है पुरानी जो सीरीज़ है उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखे हैं, 3 पार्ट नहीं देखे हैं, वो उन पार्ट्स को जो है वो देख सकता है। इसके अलावा मैंने जब पीजीटी के लिए प्रिपरेशन के लिए वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बोला था कि मैं कॉलेज कैडर के क्वेश्चन पेपर भी लेके आऊँगी, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि अभी एचपीपीएससी ने उन एग्ज़ाम को कंडक्ट किया है, तो एक आइडिया लग जाता है कि एचपीपीएससी इस टाइम किस तरह के क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी सब्जेक्ट से पुट कर सकता है। सो वो क्वेश्चन पेपर भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, और बहुत जल्दी उसके से रिलेटेड वीडियो जो है वो अपलोड करूँगी। तो थैंक यू सो मच।